गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 11 वाक्य विचार पढ़ेंगे। बच्चों, वाक्य विचार आप यह जान चुके हैं कि जब भी हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमें वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। वाक्य का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है। वाक्य किसी भी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वो वाक्य कहलाता है। बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, वो चित्र को आप देखिए। कहाँ जा रहे हो? हिंदी पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पहले लड़के के प्रश्न के जवाब में दूसरे लड़के द्वारा दिया गया उत्तर हिंदी पुस्तक। वाक्य नहीं कहा जा सकता, कारण वक्ता का भाव अस्पष्ट है। हिंदी पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ वक्ता का भाव ठीक से स्पष्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये जो पहला लड़का है वो बोल रहा है कि दूसरे लड़के को पूछ रहा है वो कि कहाँ जा रहे हो, तो दूसरा लड़का पूरा वाक्य नहीं बोलता है, लेकिन वो क्या बोलता है? हिंदी पुस्तक। अब हिंदी पुस्तक से वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोलने जा रहा है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका भाव क्या है, वो हमें पता नहीं चलता है, इसलिए वो वाक्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरा जो वाक्य है उसके अंदर वो बोल रहा है कि हिंदी की पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ, तो ये जो वाक्य है वो एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि वहाँ पर वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है उस बोलने वाला का जो अभिप्राय यानी कि जो भाव है वो ठीक से स्पष्ट हो रहा है। बच्चों, यहाँ पर वाक्य के अंग या घटक। संरचना के धरातल पर वाक्यों में दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने अंग हैं? दो। उसको अंग और घटक भी कह सकते हैं। उसके दो अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। बच्चों, यहाँ पर आप उदाहरण को ध्यान से पढ़ना तो उद्देश्य और विधेय समझ में आएगा कि उद्देश्य कौन सा है वाक्य में से, क्योंकि हमें वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य श्रेया। आप उद्देश्य और विधेय को मत देखो, पहले आप सिर्फ किसको देखो? सेंटेंस को देखो। श्रेया कक्षा में प्रथम आई है, ये हुआ हमारा वाक्य। ठीक है, अब हमें इसमें से उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। तो उद्देश्य क्या होगा? श्रेया। अब आप उद्देश्य किसे कहते हैं उस पे जाओ। वाक्यों में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य। तो वाक्य में किसके बारे में कुछ कहा गया है? श्रेया के बारे में, तो श्रेया क्या हुई? उद्देश्य हुई। अब विधेय की परिभाषा देखिए। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। तो उद्देश्य कौन है? श्रेया। तो श्रेया के बारे में वाक्य में क्या कहा गया है कि कक्षा में प्रथम आई है, तो कक्षा में प्रथम आई है वो क्या होगा? विधेय होगा। ऐसे ही ठेकेदार ने इमारत बनवा दी। वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? ठेकेदार के बारे में, तो ठेकेदार क्या होगा? उद्देश्य होगा। और इमारत बनवा दी वो क्या होगा? विधेय होगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? बच्चे के बारे में, तो बच्चे क्या होगा? उद्देश्य। अब बच्चे के बारे में क्या बात हो रही है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो क्या होगा? विधेय होगा। उपासना भाषण दे रही है, ऐसे ही उपासना उद्देश्य और विधेय होगा भाषण दे रही है। मेरा भाई शुभम चॉकलेट खा रहा है। मेरा भाई शुभम
वो पूरा उद्देश्य होगा, सिर्फ मेरा भाई नहीं होगा, क्योंकि मेरा भाई शुभम, शुभम के बारे में यहाँ पर बात की गई है, इसलिए शुभम भी उद्देश्य में आएगा। मेरा भाई शुभम उद्देश्य और चॉकलेट खा रहा है, वो क्या होगा? विधेय होगा। मेरा मित्र सार्थक उद्देश्य इस वर्ष परीक्षा नहीं दे पाया, तो वो क्या होगा? विधेय होगा। तो बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा कि वाक्य की रचना के लिए उद्देश्य तथा विधेय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं। अब जैसे हमने ऊपर का उदाहरण जो हमने देखे अभी, पहले जो उदाहरण देखे उसके अंदर वाक्य की रचना के लिए उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता देते कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं। कैसे? जैसे पहला छात्र बोल रहा है कि चलो, तो दूसरा बोलता है कहाँ? पहला बोलता है बाजार, दूसरा बोलता है क्यों? पहला बोलता है खरीदेंगे, तो दूसरा बोलता है क्या? तो पहला बोल रहा है पुस्तकें। अब उपयुक्त जो हमने देखा वो सभी अभिव्यक्ति के स्तर पर तो एक शब्द वाली रचनाएं हैं, परंतु भाव या अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ है। वस्तुतः यह वार्तालाप इस प्रकार का होगा, जैसे यहाँ पर आपको दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला जो उदाहरण है उसमें आपको दिया गया है कि पहला छात्र चलो, दूसरा बोल रहा है कहाँ? पहला बोल रहा है बाजार, क्यों? खरीदेंगे, क्या? पुस्तकें। अब ये जो उदाहरण देखा वो उदाहरण भाव या अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ है, मतलब सही से नहीं हो रहा है। अब हम देखें तो इसका जो वार्तालाप है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे? पहला छात्र बोल रहा है मेरे साथ चलो, तो दूसरा बोलेगा कहाँ चलना है? पहला बोलेगा हम बाजार चलेंगे, तो दूसरा बोल रहा है बाजार क्यों चलेंगे? तो पहला बोल रहा है बाजार से कुछ खरीदेंगे, तो दूसरा छात्र बोल रहा है बाजार से क्या खरीदेंगे? पहला वाला बोल रहा है कि बाजार से पुस्तकें खरीदेंगे। तो अतः विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दो उदाहरण आपको बताए गए हैं। पहले उदाहरण के अंदर आपको ये बताया गया है कि वो अस्पष्ट है और दूसरे उदाहरण के अंदर उसी को सही तरीके से यहाँ पर वार्तालाप बताया गया है। बच्चों, हमेशा याद रखो कि वाक्य का प्रत्येक शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। हर शब्द का अपना एक क्रम होता है और शब्दों के बीच परस्पर अनुमति होती है। इन व्याकरणिक नियमों का सही ज्ञान न होने से ही वाक्य रचना की अशुद्धियाँ देखने में आती हैं और इस प्रकार के प्रयोग भी कई बार देखने में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मेरे को अपनी कॉपी दे दो, डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं। और उदाहरण है उसे नौकर से बुलाओ, रोटी तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिली। अब बच्चों, ये सारे जो वाक्य हमने देखे वो सारे वाक्य कैसे? सभी वाक्य अशुद्ध हैं। मेरे को अपनी कॉपी दे दो, डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, उससे नौकर से बुलाओ, रोटी तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिली। तो ये सभी वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वाक्य के अंदर हमने अशुद्धि की बात की, तो वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हमें देखने को मिलती है, तो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ वाक्य रचना के संदर्भ में हमें निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ देखने में आती हैं। तो सबसे पहली जो अशुद्धि है बच्चों वो है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ यानी कि जो वाक्य होता है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है, उसे बोलते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे पहला जो उदाहरण है वो है
विद्यालय बच्चा है जाता, ठीक है, तो अशुद्ध हुआ ये, तो इसका शुद्ध क्या होगा, बच्चा विद्यालय जाता है। एक गीतों की पुस्तक चाहिए, एक गीतों की पुस्तक चाहिए, गीतों की एक पुस्तक चाहिए। मैच में बनाई सचिन ने सेंचुरी, सचिन ने मैच में सेंचुरी बनाई। महात्मा गांधी का देश सदा रहेगा आभारी, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। आप क्या जाएंगे, आप क्या जाएंगे, तो शुद्ध क्या हुआ, क्या आप जाएंगे, ये हुआ शुद्ध वाक्य। अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध यानी कि जिसमें गलतियां है, और शुद्ध यानी उसको सही तरीके से यहाँ सही करके यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्य से पता चलता है कि प्रत्येक वाक्य के शब्दों में एक क्रम होना चाहिए, जो यहाँ पर क्रम नहीं था, जो हमने देखा उसमें। पदक्रम संबंधी सामान्य नियम निम्नलिखित है। अब यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं कि वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हुआ, कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ता हूँ क्या होगा, क्रिया हुई। यदि क्रिया अकर्मक है तो पहले कर्ता फिर क्रिया आती है, यानी मान लो कि वाक्य में कर्म नहीं है, अकर्मक, हम आगे ये पढ़ चुके हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अंदर। तो अगर वाक्य के अंदर यदि क्रिया अकर्मक है तो पहले क्या होगा, कर्ता और फिर क्रिया आएगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, उसमें पुस्तक क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ होगा, तो मैं करता हुआ और फिर क्या हुई, क्रिया हुई। विस्मय आदि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य के आरंभ में आते हैं, वो हम सीख ही चुके हैं। अरे यह कब हुआ, तो अरे विस्मय आदि बोधक, और ये हुआ क्या हुई, क्रिया। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं, जैसे वह तेज दौड़ता है, तो तेज क्रिया विशेषण और दौड़ता है क्रिया। वाक्य तर्क संगत होना चाहिए, जैसे तर्क संगत, जैसे कि अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, तो ये हुआ अशुद्ध। शुद्ध क्या हुआ, मेहमान को खाना प्लेट में रखकर दो। समझ में आया बच्चों, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, ये अशुद्ध वाक्य हुआ। शुद्ध क्या हुआ, मेहमान को खाना प्लेट में रखकर दो। तुम्हें गरम गाय का दूध पीना चाहिए, शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम्हें गाय का गरम दूध पीना चाहिए। तो ये था पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। दूसरा है बच्चों अन्वंती संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। आप खाना खाओ, अशुद्ध हुआ, क्योंकि शुद्ध वाक्य ऐसा कैसे होगा, आप खाना खाइए। मनु या मीरा जाएंगे, नहीं, ये भी अशुद्ध है। वाक्य शुद्ध क्या बनेगा, मनु या मीरा जाएगी। क्या आप खाना खा लिए हैं, क्या आपने खाना खा लिया है। प्रधानाचार्य आ रहा है, प्रधानाचार्य आ रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि वाक्य में कर्ता क्रिया अन्वंती होना भी आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें, वो हम आगे देखते हैं। यदि कर्ता संज्ञा के साथ परसर्ग विभक्ति चिन्ह नहीं है तो क्रिया उसी के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, कर्ता क्रिया, लड़कियां खेल रही है, कर्ता क्रिया। यदि कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसे लड़के ने मिठाई खाई, तो मिठाई होगा कर्म और खाई क्या होगा, क्रिया। ऐसे ही यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष रूप में आती है। जैसे लड़के ने मिठाई को खाया, लड़की ने सेब को खाया, लड़कों ने मिठाइयों को खाया, लड़कियों ने सेबों को खाया। कर्ता में
यदि समान लिंग वाली क्रियाएं और से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे मोहन सोहन मधुर और राघव विद्यालय जा रहे हैं। दिव्या कीर्तिका आंचल और मधु पुस्तकालय जा रही है। यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हो तो क्रिया अंतिम संज्ञा के पद के अनुसार बदलती है। जैसे राघव दीपक या भावना जाएगी। अंतिम संज्ञा पद, अंतिम क्या है? भावना है, तो भावना है, इसलिए यहाँ पर क्या क्रिया जुड़ेगी? जाएगी। जाएंगी, जाएगा नहीं आएगा। शिखर करण या माता जी आएंगी। अनुषा सुप्रिया या कृणाल गया था। अनुषा और सुप्रिया, देखो यहाँ पर अनुषा सुप्रिया, लेकिन लास्ट का जो संज्ञा क्या है? कृणाल है, इसलिए वहाँ पर क्रिया क्या आएगी? गया था आएगा। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे कौन आया है? वह बैठ गया। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम निम्न प्रकार होगा: मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। क्रिया अंतिम पद के अनुसार होगी। तुम, वह और मैं जाएंगे। आप, वे और हम बाजार चलेंगे। तीसरा प्रकार है बच्चों रूपांतरण रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ। तो तीसरे प्रकार में देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए। बच्चों से पतंग नहीं उड़ी, ये अशुद्ध होगा, लेकिन उसका सही वाक्य क्या बनेगा? बच्चों से पतंग नहीं उड़ाई गई। ऐसे ही नौकरानी से झाड़ू लगाओ, नौकरानी से झाड़ू लगवाओ। आज हम खाना नहीं खाए, आज हमने खाना नहीं खाया। मैंने गृह कार्य करना भूल गया। मैंने नहीं, मैंने की जगह पर क्या आएगा? मैं गृह कार्य करना भूल गया। रचनांतरण संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत वाच्य, प्रेरणाधिकरण, भूतकाल व ने के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ आती है। इस संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: कृतवाच्य से अकृतवाच्य और अकृतवाच्य से कृतवाच्य से रूपांतरण संभव है। ऐसे ही द्वारा या से परसक लग जाता है बनाते समय। भूतकाल बनाते समय धातु में आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। पढ़ पढ़ा, चल चला, रख रखा। स्वरांत धातु में आ का परिवर्तन या में होता है, जैसे सोया, पी से पिया, खा से खाया। चौथा प्रकार है उसका अन्य अशुद्धियाँ। अन्य अशुद्धि में क है पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ। उसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। पहला है उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, तो शुद्ध क्या बनेगा? उसके दो वाक्य बनेंगे। उसने अपनी बात सप्रमाण कही अथवा उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, ये दोनों ही शुद्ध वाक्य होंगे। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। हम लोग यहाँ सकुशलपूर्वक हैं। हम लोग यहाँ कुशलपूर्वक है, अथवा हम लोग यहाँ सकुशल है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये हैं। मेरे पास केवल 10 रुपये, मात्र और केवल दो चीज़ें यहाँ पर है जो एक ही आएगी, तो यहाँ पर क्या सही होगा? केवल। परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। मैं बस पर आया, मैं बस से आया। यह काम समाप्त होने पर है, यह काम समाप्त होने को है। पुस्तक मेज में पड़ी है, पुस्तक मेज पर पड़ी है। ऐसे ही ग है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तेरे को यह बात किसने बताई? तो ये तेरे को वो अशुद्ध है, वहाँ पर क्या आएगा? तुम्हें यह बात किसने बताई? मैंने थोड़ी देर में बाजार जाना है। मैंने की जगह पर क्या आएगा? मुझे थोड़ी देर में बाजार जाना है। क्या तुमने यह पुस्तक मेरे को देनी थी? क्या तुम्हें यह पुस्तक मुझे देनी थी? तुमने की जगह पर तुम्हें और मेरे को की जगह पर मुझे। हमारे को टॉफ़ी नहीं मिली। हमारे को नहीं, क्या आएगा? हमें टॉफ़ी नहीं मिली। तो ये था सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ।
अब है वाक्य निर्माण की अन्य अशुद्धियाँ। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? कोई बच्चे ने आवाज़ दी, किसी बच्चे ने आवाज़ दी। यहाँ नहीं लिखो, यहाँ मत लिखो। गत रविवार वह मुंबई जाएगा, गत रविवार वह मुंबई गया, अथवा आगामी रविवार वह मुंबई जाएगा। तो बच्चों ये था अन्य अशुद्धियाँ, जिसमें हमने पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ, परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य निर्माण की अन्य अशुद्धियाँ हमने देखी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।